नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बहुत स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्ट में। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए। बड़ा बयान दिया है सीएम योगी ने। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जा रहा था, आज कहीं दंगा नहीं होता है। यूपी में पहले अपहरण उद्योग चलता था, किडनैपिंग गैंग चलता था। कानून की भाषा समझानी पड़ती है, ऐसे समझ में नहीं आती। ये बड़ा बयान दिया है सीएम योगी ने लखनऊ में। के साथ उन्होंने एक बड़ा बयान ये भी दिया है कि क्या पुलिस गोली मारे नहीं तो क्या गोली खाए। पहले यूपी में बीजेपी सरकार से पहले अपहरण गैंग चलता था, लेकिन अब कानून का बोलबाला है। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाओ, ये कहा है सीएम योगी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब बदमाश यूपी छोड़कर फरार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है और एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने हमने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। पुलिस गोली मारे ना तो क्या गोली खाए। जो जिस भाषा में समझे उसे समझाओ। तो एक तरह से साफ संदेश दे दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट लेंगे। नरेंद्र, जो जिस भाषा में समझे उसे समझाओ, एक तरह से बड़ा संदेश दे दिया है सीएम योगी ने। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं कि पुलिस गोली मार रही है, हाफ इनकाउंटर कर रही है, कानून को हाथ में ले रही है, तो आज के बयान से ये साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस को उतनी ही छूट देंगे जितनी पहले से देते आए हैं। यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर अपराधी है, पुलिस पर हमला करेगा तो गोली खाएगा, और पुलिस को पिस्टल और असलहे इसीलिए दिए गए हैं, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, दंगाइयों को, अपराधियों को, उनको समझाने के लिए, कानून के दायरे में लाने के लिए पुलिस बल प्रयोग करती है और करेगी, ये साफ हो चला है। और जिस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, उसके लिए भी ये मैसेज है कि आने वाले दिनों में भी पुलिस कहीं से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई भी लापरवाही या कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ेगी। पुलिस को उसी तरीके से काम करने की छूट है। उसका मनोबल किसी भी तरीके से सरकार तोड़ना नहीं चाहती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तोड़ना नहीं चाहते। वो किसी के बयानों से अपने आप को या पुलिस को एक सुरक्षात्मक बचाव में नहीं देखना चाहते हैं। इसी सापेक्ष उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो दंगे होते थे, दंगे बंद हो चुके हैं, कोई दंगा नहीं हुआ है, और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है जहां पर इन्वेस्टर आ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है। भय मुक्त माहौल उत्तर प्रदेश में किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि योगी सरकार को जो इनकाउंटर के मामले में घेरने का प्रयास किया जा रहा था, पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसका जवाब आज मुख्यमंत्री ने दिया। पूरा जवाब दे दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया नरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोडिन शराब तस्करी का ये पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। कोडिन शराब तस्करी का ये पूरा मामला सामने आया है। ईडी की पूछताछ में विभोर विशाल विकास ने बड़ा खुलासा किया है। शराब ठेकेदारों संग आरोपियों का लेन देन उजागर हुआ है। कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में करते थे निवेश, और ईडी ने तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शराब के कारोबार में करते थे कमाई का इस्तेमाल। तो तस्करी से इनको जो कमाई होती थी इन तीनों आरोपियों को, वो उसे शराब के बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे और उससे बड़ा मुनाफा कमाने की सोच रहे थे ये तीनों आरोपी। फिलहाल कोडिन का सिर्फ मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और पूछताछ में, ईडी की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने ये बड़ा खुलासा किया है कि शराब ठेकेदारों संग इन आरोपियों का लेन देन था और कमाई का बड़ा हिस्सा ये शराब में निवेश करते थे। ईडी ने तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेंगे। सिद्धार्थ,
ये तीनों तस्कर ईडी की पूछताछ में इन्होंने बड़ा खुलासा किया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात कर दी कि इन्होंने जो तस्करी का पैसा इन्हें मिलता था उसका इस्तेमाल ये आगे के मुनाफा कमाने में करते थे और शराब के धंधे में पूरा पैसा इन्वेस्ट करते थे। तस्करों ने बड़ा खुलासा किया। सिद्धार्थ, देखिए बिल्कुल तुलसी, आपको बता दें कोडीन कफ सिरप मामले में जब से विकास की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ईडी लगातार पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि ये तीनों तस्कर मिलकर जो पैसा पाते थे उसको शराब के व्यवसाय में लगाते थे। और आपको बता दें कि इनके संबंध गाजियाबाद के 3 शराब व्यवसायी से काफी मजबूत थे और लगातार पैसे का लेन देन होता था। जब ईडी ने उनको नोटिस भेजा और जब पूछताछ की तो पहले तीनों ने कहा कि बस केवल उधार पैसा इन लोगों ने लिया था और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शराब के व्यवसाय में इनका कोई लेना देना नहीं है। जब पूरा ब्यौरा रखा गया खाते का तो कहीं ना कहीं फिर इन लोगों ने तब जाकर इन्होंने बताया कि किस तरीके से पैसे का लेन देन होता था, क्या होता था। और आपको बता दें कि आने वाले समय में कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है, कई और इनके साथी हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है। अब जिस तरीके से जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही, जो शक की सुई इन कहीं ना कहीं शराब व्यवसायियों पर भी घूम रही है कि क्या इन्होंने तो कहीं तस्करी में पैसा तो नहीं लगाया था। कोडीन कफ सिर्फ तस्करी मामले में क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे अगर इनके संबंध है जिस तरीके से जो खबरें निकल कर सामने आ रही, जो सूत्रों के हवाले से निकल कर सामने आ रही है कि इनसे ये पूछताछ की गई और अब सीडी को पूरी तरीके से ये शक गहरा गया है कि इनका कहीं शराब के साथ साथ शराब के व्यवसाय के साथ साथ कहीं इनकी पार्टनरशिप कोडीन कफ सिरप में तो नहीं थी, कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में। तो अब इसको लेकर भी पूछताछ की जा सकती है और कई और लोग हैं जो रडार पर है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। और ये तीनों जो व्यवसायी हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है, गाजियाबाद के रहने वाले, पहले ये गोलमटोल जवाब देते रहे, उसके बाद लगातार ये बताते रहे कि मेरे कोई ऐसे संबंध नहीं है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि केवल ये उधार इन लोगों ने हमसे लिया था, तो इस तरीके से वो लगातार बताते रहे। लेकिन अब जब सख्ती से पूछताछ की गई और ईडी ने जब पूरे खाते का ब्यौरा रख दिया तो इन्होंने फिर बताया कि हाँ इनके पैसे शराब में लगे थे। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या केवल शराब तक ही संबंध थे या फिर कोडीन कफ सिरप तस्करी में तो कहीं इनका हाथ नहीं था। तो और अब अभी और कई लोगों से पूछताछ हो सकती है, कई और लोग ईडी के रडार पर है और आपको बता दें कि आने वाले समय में कई और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है और कई लोग रडार पर है। जी बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के गाजीपुर में अलर्ट है। नकल विहीन और सुरक्षित परीक्षा कराने की तैयारी में है प्रशासन, साथ ही शिक्षा विभाग। प्रदेश सरकार ने 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया हुआ है। इसके साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील जिले में गाजीपुर का नाम भी शामिल है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। जल्द ही यूपी बोर्ड परीक्षा होने वाली है 10वीं और 12वीं के छात्रों की, जिसे देखते हुए इस पूरी परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने की तैयारी में है यूपी सरकार। और सरकार चाहती है कि यह परीक्षा बिना नकल के सुरक्षित हो, जिससे कि आगे आने वाले समय में एक अच्छा उदाहरण सेट हो सके। फिलहाल विनय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विनय का रुख करते हैं। विनय, सरकार तैयारी में जुट गई है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए और सरकार चाहती है कि सुरक्षित माहौल में परीक्षा हो, नकल विहीन हो, कोई नकल, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं नकल माफियाओं पर भी नकेल कसने की तैयारी में नजर आ रही है सरकार। जी बिल्कुल, हम बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा बिल्कुल हम बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा 18 फरवरी को परीक्षा तिथि का जो है नियत घोषित किया गया है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 18 जिले को जो है संवेदनशील घोषित किया गया है, जिसमें गाजीपुर जिला भी उसमें शामिल है। उसी को देखते हुए डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि जो पत्र मिला है उस पत्र के आधार पे समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बार बैठक कर चुके हैं। उसके बाद अभी आने वाला समय भी बैठक जो है होगा, जिसको देखते हुए सुचारू रूप से और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तमाम उपाय का जो है सुझाव सभी जो है अधिकारियों से मांगा गया है। और जो है यहाँ की डीएम जो है तत्पर है, उन्होंने साफ बताया है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उड़ाका दल के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा, ताकि सुचारू रूप से सुरक्षित ढंग से परीक्षा संपन्न हो। जी बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है परीक्षा नकल विहीन और अच्छी तरीके से संपन्न होगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं आगरा का। आगरा की कॉलोनी में दहशत का माहौल है। 40 से अधिक मकानों पर लगे हैं बिकाऊ के पोस्टर। कॉलोनी में रह रहे 2 दबंगों ने बढ़ाई है परेशानी। आए दिन विवाद और मारपीट करते रहते हैं ये दबंग। पुलिस से शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और मजबूर होकर लोग अब मकान बेचने का फैसला ले रहे हैं।
और सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। थाना कमला नगर क्षेत्र के भगवान नगर का यह पूरा मामला है। 2 दबंगों ने आतंक मचा रखा है पूरे मोहल्ले में। आगरा की कॉलोनी में दहशत का माहौल है, जहां लोग अपना घर बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि आए दिन लड़ाई झगड़े मारपीट होती रहती है और लोग शांति चाहते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए उन लोगों ने अंततः यही रास्ता अपनाया कि मकान बेच करके कहीं और शिफ्ट हो जाया जाए, और इसी वजह से पोस्टर लगा दिया बिकाऊ होने का, मकान के बिकाऊ होने का। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय से अपडेट लेंगे। संजय, कहीं ये दबंगों की साजिश तो नहीं है वहां से लोगों को हटाने की? इस खबर का बिल्कुल बड़ा असर यहाँ हुआ है। जो एसीपी छत्ता है शेषमणि उपाध्याय, उन्होंने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जो दबंग था उसको जेल भेज दिया है। अब दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया है, वहां से पोस्टर हटा दिए गए हैं। जिस प्रकार से लगभग 40 मकान वहां मौजूद थे, जो एक मुस्लिम परिवार था, तो वहाँ उसके जो लड़के थे उनके दबंगई से परेशान होकर उन्होंने अपने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में आई है, इंडिया न्यूज ने खबर चलाई, उसके बाद एक बड़ा असर यहाँ खबर का हुआ है। जी बिल्कुल, खबर का बड़ा असर हुआ है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग परेशान थे, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता था इन 2 दबंगों के द्वारा, तो क्या उनकी आपस में कहा सुनी हुई थी, आपसी रंजिश थी, या ये सबको परेशान करते थे ये बिना किसी वजह के, केवल अपनी दबंगई को वहां पर स्थापित करने के लिए? कहने के बिल्कुल दबंग ये युवक थे। जिस प्रकार से 40 मकान थे, तो उन मकान के लोग अलग अलग प्रकार से आरोप लगा रहे थे, कहने के गाली गलौज करते थे। और साथ ही आपको बता दें, जिस प्रकार से वहाँ दबंगई दिखाते थे, उससे कहां से लोग परेशान थे। शिकायत करने के बाद मामूली कार्रवाई होती थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अब जब इंडिया न्यूज ने खबर चलाई तो एक बड़ा वहाँ जब पुलिस पूरी तरह से हरकत में एक्शन में आई, उस दबंग को जेल सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। साथ ही जो वहाँ के लोग हैं उनको समझाया बुझाया, वहां से पोस्टर हटाए गए हैं और लगातार पुलिस उस पर नजर बनाए हुए है अभी। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरकार दबंग जेल के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से खबर है, जहां विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंस्पेक्टर पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप। पोस्टर से नाम हटाने के बदले मांगी रिश्वत। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गाजियाबाद में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इंस्पेक्टर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। दरअसल पोस्टर में से नाम हटाने के बदले इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी थी, जिस पर विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इंस्पेक्टर को बता दें कि इस पूरी कार्रवाई से महकमे में, पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लोग खतरे में हैं और कहीं न कहीं एक संदेश भी गया हुआ है। हमारे संवाददाता पीयूष गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट लेंगे पीयूष से। पीयूष, एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश भी दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति को देखते हुए भी, कि मतलब कानून का अगर विरोध कोई भी करेगा, दुरुपयोग करेगा, सजा मिलेगी। क्योंकि रंगे हाथों इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद विजिलेंस की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए, निश्चित रूप से मैसेज साफ है, और ऐसा नहीं है पहली कार्रवाई है। गाजियाबाद के देहात क्षेत्र में इससे पहले भी कई कार्रवाइयां हो चुकी है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक टीम और विजिलेंस की टीम ने लगातार कार्रवाई की है। इससे पहले लेखपाल जेडीए के जी पीयूष, जी बहुत शुक्रिया आपका पीयूष जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां बांके बिहारी मंदिर विवाद मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए स्टील रेलिंग लगाने का टेंडर मुस्लिम कारीगर को मिलने पर विरोध शुरू हो चुका है। दिनेश शर्मा ने सीएम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई है। आईटी रुड़की ने मेरठ की कनिका कंस्ट्रक्शन फर्म चूनी 21,000 किलो स्टील की स्लाइड पोल रेलिंग का वर्क ऑर्डर जारी।
तो मथुरा में बांके बिहारी मंदिर को लेकर के ये पूरा विवाद सामने आया है, जहां भीड़ नियंत्रण के लिए स्टील की रेलिंग लगाने का टेंडर मुस्लिम कंपनी को या मुस्लिम कारीगर को देने पर यह विरोध शुरू हो गया। टेंडर मुस्लिम कारीगर को मिला, इसलिए विरोध शुरू हो गया। वहीं दिनेश शर्मा ने सीएम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई है कि किसी मुस्लिम को आखिर टेंडर क्यों दिया गया। ये उनकी आस्था का विषय है, कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंची है कि उनके मंदिर में काम कोई मुस्लिम कारीगर क्यों करेगा। तो भीड़ नियंत्रण के लिए स्टील की रेलिंग लगाने का टेंडर पास हुआ था, जो कि मुस्लिम कारीगर को मिला, जिससे विरोध अब शुरू हो चुका है। बांके बिहारी मंदिर में हर रोज श्रद्धालु आते हैं, कह सकते हैं लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु आते हैं, दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं। और भीड़ अक्सर अनियंत्रित संख्या में ही वहां आती है और भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, जिसे देखते हुए वहां पर बैरिकेडिंग और रेलिंग लगाने की बात कही गई थी। और जैसे ही रेलिंग लगाने का टेंडर पास हुआ, ये टेंडर किसी मुस्लिम कारीगर को मिल गया, उसके बाद विरोध शुरू हो गया कि टेंडर आखिर किसी मुस्लिम कारीगर को क्यों मिला। दिनेश शर्मा ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। दरअसल आईटी रुड़की ने मेरठ की कनिका कंस्ट्रक्शन फर्म को इसके लिए चुना है और वो जो कारीगर है वो मुस्लिम है, जिसको लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल ये टेंडर किसी मुस्लिम कारीगर को मिला है रेलिंग लगाने का, जिससे अब विरोध शुरू हो चुका है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में लगाना था रेलिंग, स्टील की रेलिंग लगाने की बात हुई थी, जिसको लेकर बकायदा टेंडर भी पास किया गया था, लेकिन टेंडर किसी मुस्लिम कारीगर के हाथों लगा, जिससे अब ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दिनेश शर्मा ने आपत्ति जताते हुए सीएम पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद अब देखना यह है कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अब हमारे संवाददाता वीर नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेंगे। वीर, कहीं ना कहीं ये जो टेंडर पास हुआ, मुस्लिम कारीगर को जिम्मेदारी दी गई और इससे कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष की भावनाएं आहत हुई हैं। जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था, तो इसी दौरान अब वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को नियंत्रण वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन के द्वारा रेलिंग का टेंडर निकाला गया और ये टेंडर मेरठ की कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको दिया गया और इस पूरे प्रकरण को लेकर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, उनके द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर आरोप लगाया गया कि जिस तरीके से टेंडर उठाया वो मुस्लिम कारीगर को दिया है और इससे बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालु भक्त है, उनकी आशा धूमिल होगी। तो ये जो टेंडर है वो मुस्लिम कारीगर को ना दिए जाने के अनुरोध उनके द्वारा किया गया और अब इस पूरे प्रकरण को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत शुक्रिया आपका वीर तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।